दोस्तों, ये सच्ची कहानी है कर्नाटक की, जहां एक छोटे से गांव में रहने वाला 19 साल का एक लड़का अपनी किस्मत से लड़ रहा था। उसका नाम था रोहन। घर में माँ बाप और दो छोटे भाई बहन थे। साधारण सा घर, टपकती छत और खाली बर्तन, यही उसकी दुनिया थी। पिता मजदूरी करते थे, लेकिन काम रोज नहीं मिलता था। कभी 2 दिन काम तो 3 दिन खाली। ऐसे में घर का चूल्हा जलना भी किसी त्योहार से कम नहीं होता था। रोहन सबसे बड़ा था। जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब उसने खुद भूखा रहकर छोटे भाई बहनों को खिला दिया। माँ की आंखों में चिंता और पिता के चेहरे पर हार साफ दिखाई देती थी। घर में अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता। कभी पिता गुस्से में डांट देते, कभी हालात पर खुद ही रो पड़ते। एक दिन हालात और बिगड़ गए। 3 दिन से घर में अनाज नहीं था। पिता काम से खाली हाथ लौटे। माँ ने कुछ कहा तो बात बढ़ गई। गुस्से में पिता ने रोहन को भी डांट दिया कि तू बड़ा हो गया है, कुछ कमा क्यों नहीं लेता। ये बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह चुप रहा, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। उस रात उसने फैसला कर लिया, बिना किसी को बताए वो घर छोड़ देगा। उसे लगा कि अगर वह यहां रहा तो सबके लिए बोझ बना रहेगा। आधी रात को वो उठा, माँ और भाई बहनों को सोते हुए देखा। आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। एक छोटा सा बैग उठाया और बिना पीछे देखे गांव से निकल गया। बस अड्डे तक पैदल गया। जेब में सिर्फ 300 रुपये थे। पहली बस जो मिली उसमें बैठ गया। उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। बस कई घंटे चलती रही और आखिरकार वह मुंबई शहर पहुंच गया। उसके लिए वह शहर बहुत बड़ा था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़, सब कुछ नया और डराने वाला था। सुबह से शाम तक वह इधर उधर काम ढूंढता रहा। होटल, दुकान, गोदाम, जहां भी गया एक ही जवाब मिला, पहले से आदमी है या अनुभव है क्या। शाम तक उसके पास खाने को कुछ नहीं था। भूख पेट में आग की तरह जल रही थी। उसने एक ठेले पर खड़े होकर लोगों को चाट खाते देखा। वह बस देखता रहा। रात होने लगी तो उसे समझ नहीं आया कि सोएगा कहाँ। काफी घूमने के बाद उसे एक बड़ा पार्क दिखा। अंदर जाकर एक कोने में बेंच पर बैठ गया। आसपास कुछ लोग टहल रहे थे। उसने वहीं बैठकर पानी के नल से पानी पिया और खुद को समझाया कि कल जरूर कुछ काम मिलेगा। लेकिन अगला दिन भी वैसा ही बीता। काम नहीं मिला। दोपहर तक वह इतना कमजोर हो गया कि चलना मुश्किल लगने लगा। पार्क के एक कोने में कुछ लोग कबूतरों को दाना डाल रहे थे। जब सब चले गए तो रोहन चुपचाप वहां गया और जमीन पर गिरे कुछ दाने उठाकर मुंह में डाल ली। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन भूख उससे बड़ी थी। तीसरे दिन उसकी हालत और खराब हो गई। सुबह उठते ही उसे चक्कर आने लगे। वो पार्क की बेंच पर लेट गया। लोग आते जाते उसे देखते, लेकिन कोई पास नहीं आया। कुछ लोग आपस में कह रहे थे, आजकल के लड़के नशा करके पड़े रहते हैं। उसे बुखार हो गया था। होंठ सूख गए थे। वो बड़बड़ा रहा था। माँ उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी करीब 70 साल का वहां आकर बैठा। उसका नाम था मोहनलाल। वो रोज सुबह टहलने आता था। आज उसकी नजर रोहन पर पड़ी। मोहनलाल ने पास जाकर उसका माथा छुआ। बदन तब रहा था। उसने पूछा, बेटा कौन हो, यहां क्यों पड़े हो। रोहन ने कमजोर आवाज में कहा, कोई नहीं, यहीं रहता हूं, और फिर बेहोश हो गया। मोहनलाल घबरा गए। उन्होंने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक ऑटो रोका और रोहन को किसी तरह उसमें बैठाकर सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि तेज बुखार और कमजोरी के कारण हालत बिगड़ गई है। कुछ दिन देखभाल की जरूरत है। अस्पताल में दवा देकर उसे भर्ती कर लिया गया। मोहनलाल वहीं बैठे रहे। 2 दिन तक उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब रोहन को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, घर कहाँ है तुम्हारा, उन्होंने पूछा। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब कहीं नहीं है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मोहनलाल ने ज्यादा सवाल नहीं किए। डिस्चार्ज होने के बाद वे उसे अपने छोटे से कमरे में ले गए। वह एक किराए का कमरा था, जिसमें एक खाट, एक चूल्हा और कुछ बर्तन थे। उन्होंने उसे साफ कपड़े दिए, खाना बनाया और दवा खिलाई। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी उसके लिए इतना क्यों कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने की ताकत भी नहीं थी। कई दिनों बाद उसने पेट भर खाना खाया और चैन से सोया। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी।
उसे नहीं पता था कि जिस इंसान ने उसे मौत के मुंह से निकाला है, वही आगे चलकर उसकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। वो बस इतना जानता था कि अब वह अकेला नहीं है, और उसी रात उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह जब रोहन की आंख खुली तो उसने खुद को पहले से हल्का महसूस किया। बुखार थोड़ा कम था। मोहनलाल चूल्हे पर खिचड़ी बना रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उठ गए, पहले ये खाओ फिर दवा ले लेना। उनकी आवाज में अपनापन था, लेकिन कोई दिखावा नहीं। रोहन चुपचाप बैठ गया। कई दिनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना सामने बैठा है। उसने धीरे धीरे खिचड़ी खाई। हर निवाले के साथ उसकी आंखें नम हो रही थीं। मोहनलाल ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, जब ठीक हो जाओ तब बताना क्या करना है आगे। अगले 3 दिन वह कमरे में ही आराम करता रहा। मोहनलाल सुबह अपना ठेला लेकर निकल जाते और रात को लौटते। वो चाट का ठेला लगाते थे। उम्र ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा दूर नहीं जाते थे। शाम को लौटकर रोहन के लिए कुछ फल या दूध ले आते। चौथे दिन रोहन ने खुद कहा, बाबा मैं अब ठीक हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मोहनलाल ने उसे ध्यान से देखा। काम आसान नहीं है बेटा, खड़े रहना पड़ता है। रोहन बोला, मैं खड़ा रह लूंगा, अब खाली नहीं बैठना। उस दिन से रोहन उनके साथ ठेले पर जाने लगा। शुरुआत में वो बस पानी भरता, प्लेट धोता और ग्राहकों को सामान पकड़ाता। मोहनलाल उसे सिखाते, काम छोटा नहीं होता, ईमानदारी से करो तो सम्मान खुद मिल जाता है। धीरे धीरे रोहन ने मसाला मिलाना, भेल तैयार करना और हिसाब रखना सीख लिया। लोग उसके व्यवहार से खुश रहते। वो मुस्कुराकर बात करता, जल्दी जल्दी काम करता। कुछ ही हफ्तों में ठेले की कमाई बढ़ने लगी। एक दिन मोहनलाल ने कहा, देखो रोहन, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमेशा किसी के सहारे नहीं रह सकते। रोहन चुप रहा। उसके मन में अब भी घर की याद आती थी, लेकिन वो लौटना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि जब तक कुछ बन न जाए वापस जाना ठीक नहीं। 3 महीने बीत गए। अब वो पूरी तरह स्वस्थ था। मोहनलाल ने उसके लिए अलग से छोटा सा ठेला खरीद दिया। बोले, पास में ही लगाना, मैं देखता रहूंगा। रोहन की आंखें चमक उठी। पहली बार उसे लगा कि वो सच में कुछ कर सकता है। उसने पूरी मेहनत से काम शुरू किया। सुबह से रात तक खड़ा रहता। कमाई भले ज्यादा डिडन थी, लेकिन संतोष था। महीने के अंत तक उसने अपने खर्च निकालकर थोड़ा पैसा बचा भी लिया। जब उसने पहली बार 10,000 रुपए जोड़े तो नोटों को देर तक देखता रहा। मोहनलाल ने पूछा, क्या देख रहे हो? रोहन बोला, पहली बार अपनी कमाई है। बाबा मुस्कुराए, यही शुरुआत है। समय बीतता गया। दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। रोहन अब उन्हें बाबा कहकर बुलाता था। मोहनलाल भी उसे बेटे जैसा मानने लगे थे। कई बार रात को दोनों बैठकर जीवन की बातें करते। बाबा कहते, जिंदगी में जो साथ देता है उसे कभी मत भूलना। 6 महीने बाद अर्पित ने 20,000 रुपए जोड़ लिए। वो खुश था, लेकिन बाबा के चेहरे पर हल्की चिंता रहती। एक रात उन्होंने कहा, बेटा घर वालों को खबर कर दे, माँ बाप इंतजार करते होंगे। रोहन ने सिर झुका लिया। अभी नहीं बाबा, जब कुछ बड़ा कर लूंगा तब जाऊंगा। बाबा ने दबाव नहीं डाला, बस बोले, ठीक है, लेकिन एक दिन जाना जरूर। कुछ दिन बाद बाबा ने कहा, मैं अपने गांव जाऊंगा, बहुत दिन हो गए। रोहन घबरा गया। कितने दिन के लिए? बस 1 हफ्ता के बाद लौट आऊंगा। जाने से पहले बाबा ने उसे समझाया, ठेला रोज लगाना, हिसाब सही रखना, बाहर की चीज मत खाना, अपना ध्यान रखना। रोहन ने सिर हिलाया। वो अंदर से बेचैन था, लेकिन विश्वास था कि बाबा लौट आएंगे। जिस दिन बाबा गए, रोहन देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सहारा कुछ दिन के लिए दूर जा रहा है, लेकिन उसने खुद को संभाला और रोज की तरह ठेला लगाने लगा। 1 हफ्ता बीता, फिर दूसरा, तीसरा भी निकल गया। बाबा नहीं लौटे। पहले उसने सोचा शायद गांव में काम अटक गया होगा। 2 महीने बीत गया। रोहन हर दिन उसी जगह खड़ा होकर राह देखता, हर गुजरती बस को ध्यान से देखता, जैसे उसमें से बाबा उतरेंगे। 3 महीने हो गए। अब उसके मन में डर बैठने लगा। उसने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। वह रोज रात को कमरे में लौटकर खाली खाट को देखता और चुपचाप बैठा रहता। 3 महीने बाद भी जब कोई खबर नहीं आई
तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई। लेकिन उसने ठेला लगाना नहीं छोड़ा। उसे लगता था अगर वह यहां नहीं होगा तो बाबा लौटकर उसे कहां ढूंढेंगे। समय गुजरता गया। इंतजार उसकी आदत बन गया। हर शाम सूरज ढलते वक्त उसकी नजर उसी रास्ते पर टिक जाती जहां से बाबा जाते हुए दिखे थे। और इसी इंतजार के बीच रोहन की जिंदगी धीरे धीरे एक नए संघर्ष की ओर बढ़ने लगी। खैर दोस्तों, बाबा के जाने के 8 महीने हो चुके थे। अब रोहन की आंखों में पहले वाली घबराहट की जगह अब ठहराव था, लेकिन दिल में खालीपन था। हर दिन ठेला लगाता, काम करता, पैसे जोड़ता, पर शाम होते ही वही इंतजार शुरू हो जाता। 1 साल पूरा हो गया। बाबा नहीं लौटे। रोहन ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने ठेले की कमाई से किराया दिया, सामान खरीदा और काम को और बेहतर किया। उसने ग्राहकों से बातचीत बढ़ाई, साफ सफाई का ध्यान रखा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। 1 साल में उसने 60,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन पैसा खुशी नहीं दे रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, बाबा कहाँ गए। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने गांव जाएगा। 1.5 साल बाद वह पहली बार घर लौटा। गांव में उसे देखते ही लोग चौंक गए। माँ उसे देखकर रो पड़ी। पिता की आंखें भी भर आईं। छोटे भाई बहन उससे लिपट गए। घर में बैठकर जब उसने सब बताया, तब उसकी माँ ने कहा, एक बुजुर्ग आदमी आए थे, कुछ महीने पहले बोले तुम उनके साथ रहते हो, पैसे भी दिए थे, बहुत अच्छे थे। रोहन का दिल धड़क उठा। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के किसी गांव के नाम बताया था शायद। देवगढ़। यह सुनकर रोहन चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि बाबा अपने गांव गए थे और उसके के घर भी पहुंचे थे, लेकिन फिर वापस क्यों नहीं आए। 10 दिन गांव में रहकर वो फिर शहर लौट आया। अब उसके भीतर एक नई बेचैनी थी। उसने तय किया कि इंतजार के साथ साथ वह आगे भी बढ़ेगा। 3 साल तक उसने लगातार ठेला चलाया। उसने काम में कोई ढिलाई नहीं की। हर ग्राहक को मुस्कुराकर सेवा दी। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। कुछ ठेकेदार रोज उसके यहाँ खाना खाने आने लगे। उन्हीं में से एक ने एक दिन पूछा, काम करोगे पेंट का? रोज का अच्छा पैसा मिलेगा। रोहन ने बिना सोचे हाँ कह दिया। दिन में पेंट का काम, शाम को ठेला। उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। हाथों में छाले पड़ते, बदन टूट जाता, लेकिन वो रुकता नहीं था। 1 साल में उसने पेंट का काम भी पूरी तरह सीख लिया। अब वो छोटे ठेके लेने लगा। धीरे धीरे उसने ठेला बंद कर दिया और पूरी तरह पेंट के काम में लग गया। मेहनत और ईमानदारी ने उसे आगे बढ़ा दिया। अगले 1 साल में उसने अपनी गाड़ी ले ली। किराए का बड़ा घर था और महीने की अच्छी कमाई थी। उसने अपने पिता और भाई को भी शहर बुला लिया। सब मिलकर काम करने लगे। लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर 2-3 महीने में वो उसी पुरानी जगह जरूर जाता जहां कभी ठेला लगाया करता था। वो कुछ देर खड़ा रहता, जैसे अतीत को पुकार रहा हो। उसने एक दिन उसने पुराने बक्से को खोला, जिसमें बाबा का कुछ सामान रखा था। उसमें 2 पुरानी डायरी थी। उसने एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। हिसाब किताब के बीच एक पन्ने पर एक पता लिखा था, गांव देवगढ़, जिला कांगड़ा, मध्य प्रदेश। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इतने सालों में पहली बार उसे सीधा सुराग मिला था। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, साधन और हिम्मत। उसने उसी वक्त तय किया कि वह वहां जाएगा। चाहे जो हो, वह बाबा को ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठेगा। अगले ही दिन उसने काम भाई के हवाले किया, गाड़ी निकाली और लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यादें घूमती रहीं। पार्क की बेंच, अस्पताल का बिस्तर, बाबा की आवाज और उनका मुस्कुराता चेहरा। 2 दिन बाद वह देवगढ़ गांव पहुंचा। धूल भरी सड़क, छोटे छोटे घर और शांत माहौल। उसने लोगों से पूछकर वह घर ढूंढ लिया। घर के बाहर एक पुरानी चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरा कमजोर, शरीर दुबला, लेकिन आंखें वही थीं। रोहन की सांसें थम गई। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था, सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। रोहन गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सामने चारपाई पर बैठे बूढ़े आदमी को वह दूर से ही पहचान चुका था। समय ने उनके शरीर को झुका दिया था। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरा वही था, सादगी और अपनापन भरा। कुछ पल बाद उसने दरवाजा खोला। कदम भारी थे। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसकी सांसें तेज होती गईं। बूढ़े आदमी ने सिर उठाकर उसे देखा। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि यह कौन है।
रोहन उनके सामने पहुंचते ही घुटनों के बल बैठ गया। बाबा उसकी आवाज भर आ गई। बूढ़े आदमी की आंखें फैल गईं। कुछ सेकंड तक वे उसे ध्यान से देखते रहे। फिर अचानक बोले, रोहन, बस इतना सुनना था। रोहन उनके पैरों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। सालों का दर्द, इंतजार और सवाल आंसुओं में बहने लगे। बाबा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। घर के अंदर से 3 महिलाएं और एक किशोर लड़का बाहर आए। उनमें एक सफेद साड़ी में मध्यम उम्र की महिला थी, जो शायद उनकी बहू थी। 2 जवान लड़कियां भी थीं। सब हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। बाबा ने धीमे से कहा, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात करता था। रोहन ने खुद को संभाला। आंखें लाल थीं। उसने पूछा, बाबा, आप वापस क्यों नहीं आए? मैं रोज इंतजार करता रहा। बाबा की नजर झुक गई। उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, जब मैं गांव पहुंचा तो पता चला कि मेरे बड़े बेटे की हालत बहुत खराब है। कुछ ही दिनों में वो हमें छोड़ दिया। घर पर बहू और 3 बच्चे रह गए। हालात अचानक बदल गए। रोहन चुप सुनता रहा। बाकी बेटे अलग हो गए। जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। कुछ दिन बाद मुझे लकवा मार गया। चलना फिरना मुश्किल हो गया। शहर लौटना संभव नहीं था। मैं चाहता था कि तुझे खबर दूं, लेकिन साधन नहीं थे। रोहन की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसने देखा कि बाबा का दाया हाथ पूरी तरह ठीक से काम नहीं कर रहा था। शरीर कमजोर हो चुका था। विधवा बहू ने आगे बढ़कर कहा, बाबा अक्सर आपका जिक्र करते थे। कहते थे, वो लड़का मेहनती है, जरूर कुछ बनेगा। रोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर बहुत साधारण था। दीवारों पर सीलन, आंगन में टूटी चारपाई और कोने में रखे कुछ बर्तन। उसे समझते देर नहीं लगी कि परिवार संघर्ष में है। उसने बाबा के पास बैठते हुए कहा, अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता। आपने मुझे सड़क से उठाया था। बाबा हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इंसान का फर्ज था। नहीं बाबा, रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, आज जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। शाम तक गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। सब उस गाड़ी को देखकर चौंक रहे थे जिससे रोहन आया था, लेकिन उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। वो रात वहीं रुक गया। रात के खाने पर उसने परिवार से खुलकर बात की। 2 लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी थीं। छोटा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, अर्जुन 12वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन आगे की पढ़ाई को लेकर अनिश्चित था। रोहन देर तक सोचता रहा। उसने तय कर लिया कि अब यह परिवार अकेला नहीं रहेगा। सुबह उसने बाबा से कहा, आप मेरे साथ चलिए शहर, इलाज भी होगा और आराम भी। बाबा ने सिर हिलाया। अब मेरी जड़ें यहीं है, लेकिन बच्चों का सोचो। रोहन समझ गया। उसने वही फैसला लिया। ठीक है, बेटियों की शादी की जिम्मेदारी मेरी। अर्जुन मेरे साथ चलेगा, काम सीखेगा और घर की मरम्मत भी होगी। परिवार ने पहले मना किया, लेकिन रोहन नहीं माना। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, दया नहीं। कुछ दिन गांव में रहकर उसने सारी व्यवस्था देखी। डॉक्टर से बाबा की जांच करवाई, घर की मरम्मत के लिए पैसे दिए। जाते समय उसने अर्जुन से कहा, तैयार रहना, अगले महीने लेने आऊंगा। जब वह जाने लगा, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तूने मेरा कर्ज उतार दिया। रोहन ने धीरे से जवाब दिया, बाबा, आपका कर्ज कभी नहीं उतर सकता। यह बोलकर रोहन गाड़ी में बैठ गया। इस बार उसके दिल में खालीपन नहीं था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी का असली मकसद शुरू हुआ है। गाड़ी आगे बढ़ी। शहर लौटते ही रोहन ने सबसे पहले अपने काम की जिम्मेदारियां संभाली। उसने अपने भाई को सब कुछ बताया। परिवार ने भी उसका फैसला स्वीकार किया। अब उसके लिए कमाई से ज्यादा जरूरी था उस एहसान का सम्मान, जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। 1 महीने बाद वह फिर देवगढ़ गया। इस बार खाली हाथ नहीं गया। साथ में जरूरी सामान, कपड़े और कुछ पैसे थे। अर्जुन तैयार था। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर मत, मैं हूं। अर्जुन शहर आ गया। शुरुआत में उसे काम समझने में समय लगा, लेकिन रोहन ने वही तरीका अपनाया जो कभी बाबा ने उसके साथ अपनाया था। धैर्य, समझ और भरोसा। उसने अर्जुन को पेंट का काम सिखाया, हिसाब समझाया
और सबसे जरूरी बात ईमानदारी। धीरे धीरे अर्जुन भी काम में निपुण होने लगा। उसकी पढ़ाई भी जारी रखी गई। शाम को वो कोचिंग जाता, दिन में काम सीखता। रोहन उसे सिर्फ मजदूर नहीं, परिवार का हिस्सा मानता था। इधर गांव में दोनों बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाशे जाने लगे। रोहन ने साफ कहा था कि शादी सादगी से होगी, लेकिन सम्मान के साथ। 1 साल के भीतर दोनों लड़कियों की शादी अच्छे घरों में हो गई। हर रस्म में रोहन मौजूद रहा। उसने खुद भाई की तरह सारी जिम्मेदारी निभाई। शादी के दिन बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ा। समय के साथ बाबा की तबीयत थोड़ी स्थिर हुई। इलाज और दवाइयों का खर्च रोहन ही उठाता रहा। गांव में घर की मरम्मत होगिलन नहीं थी। छत मजबूत थी। शहर में रोहन का काम भी बढ़ता गया। लेकिन उसने कभी उस पुराने पार्क और ठेले वाली जगह को भुलाया नहीं। साल में एक बार वह वहां जरूर जाता। कुछ देर खड़ा रहता और मन ही मन उस दिन को याद करता जब वह भूखा और बीमार पड़ा था। एक शाम उसने अर्जुन से कहा, जिंदगी में अगर कोई तुम्हें मुश्किल वक्त में सहारा दे तो उसे कभी मत भूलना। अर्जुन मुस्कुराया, जैसे आपने और बाबा ने किया। रोहन ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि इंसानियत की यह कड़ी आगे बढ़ रही है। कुछ साल बाद अर्जुन पूरी तरह काम संभालने लगा। उसने खुद का छोटा ठेका लेना शुरू किया। रोहन को गर्व था। उसने कभी अपने उपकार का जिक्र नहीं किया। उसके लिए यह कर्तव्य था, एहसान नहीं। एक दिन गांव से खबर आई कि बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। रोहन तुरंत रवाना हुआ। इस बार रास्ता लंबा नहीं लगा। वह सीधा उनके पास पहुंचा। बाबा खाट पर लेटे थे, आंखें कमजोर लेकिन पहचान वही। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, अब मैं निश्चिंत हूं। रोहन की आंखें भर आईं। आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद बाबा ने शांति से अंतिम सांस ली। पूरे गांव ने उनका सम्मान किया। रोहन ने हर रस्म में बेटे की तरह भाग लिया। उसे दुख था, लेकिन संतोष भी कि आखिरी दिनों में बाबा अकेले नहीं थे। शहर लौटते वक्त उसने सोचा, अगर उस दिन 12 पार्क में उसकी आवाज न सुनते तो शायद आज यह सब संभव नहीं होता। साल गुजरते गए। रोहन की सफलता बढ़ती रही। लेकिन उसके घर में एक तस्वीर हमेशा दीवार पर टंगी रही। बाबा की मुस्कुराती तस्वीर। हर सुबह वह उस तस्वीर को देखकर काम पर निकलता। अब लोग उसे सफल ठेकेदार के रूप में जानते थे, लेकिन वह खुद को सिर्फ एक ऐसा इंसान मानता था जिसे सही समय पर सही हाथ मिल गया था। उसने अपनी जिंदगी से एक बात सीख ली थी, सफलता का असली अर्थ पैसा नहीं, बल्कि वह रिश्ते हैं जो मुश्किल समय में बनते हैं। और जब भी कोई नया लड़का उसके पास काम मांगने आता तो वह उसकी आंखों में वही डर और उम्मीद खोजता जो कभी उसकी अपनी आंखों में थी। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। बुरे समय में जो साथ देता है वही अपना होता है। सफल होने के बाद हमें उस हाथ को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें संभाला था। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इंसानियत की इस मिसाल से प्रेरणा ले सकें। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।